आज दोस्तों अपन सबसे एक मजेदार टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो 11th क्लास का चैप्टर है एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी का, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। देखो ये नीट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं और अपन क्या करते हैं कि ये चैप्टर कई बार अपने को ऐसा लगता है कि ऐसा भी ये रटने वाला है, मामला रटने वाला नहीं है। दोस्त मेरे, ये बहुत ही इजी और समझने वाला टॉपिक है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से अपन पढ़ेंगे। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है इस बायोमोलिक्यूल का, तो उस लेक्चर को ढंग से देखें। आपको सिर्फ इन लेक्चर्स को ढंग से देख के डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर मारनी है। एक बार मैं जो बता रहा हूं उस चीज को पढ़ना है, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग मार लेनी है। और दोस्त मेरे, एनसीईआरटी की रीडिंग मारने के बाद में आपको सीधे सख्त क्वेश्चन सोल्व कर लेना है ताकि तुम्हें यह पता चले कि अपन कितने आसान तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहे हैं और अपने नीट में भी इसका स्कोर जो होगा बहुत अच्छा होगा। हर चैप्टर हर तरह से अपन कोशिश ये करेंगे कि उसको अपन समझ करके पढ़ें। देखो दुनिया में रटने वाले और रटाने वाले लोग तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, इसीलिए तुम्हें हर जगह से जहां पे तुम्हें कोई चीज बोरिंग सी लगने लग जाती है ना, तो इसका मतलब वहां पे दो तरह की दिक्कत है। या तो चीज अपने समझ में नहीं आ रही है, और अपने समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अपन वहां पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और दूसरा में अपना यह कि पूरा कंसंट्रेट होने के बाद भी समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अपने समझाने वाला बंदा ठीक नहीं है। इसलिए पूरी तरह से आधा घंटा या 1 घंटा में जब तक ये लेक्चर चलता है पूरी तरह से मेरे साथ हो लेना दोस्त मेरे। पूरी तरह से अगर मेरे साथ हो लोगे तो तुम्हारा ये चैप्टर दोस्त आसानी से समझ में आएगा। ओके डियर, तो बिना लेट किए मैं शुरू कर रहा हूं बायोमोलिक्यूल्स। ओके भाई, तो सबसे पहले मैंने यहां पे जैसे हेडिंग डाल दिया, वो पहले हेडिंग वही था कि साहब बायोमोलिक्यूल होता क्या है। कईयों के दिमाग में यह चीज होती है कि साहब ये बायोमोलिक्यूल बोलते किसे हैं, क्या होता है बायोमोलिक्यूल। तो दोस्तों अब कहीं पर भी रटो मत, आप जानते हो बायो का मतलब होता है दोस्त मेरे लिविंग, और मोलिक्यूल वर्ड यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होता है रे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको ये पूछे कि बायोमोलिक्यूल किसे कहते हैं, आप ये कहोगे कि लिविंग टिश्यू के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दीज आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। बात खत्म। अभी डेफिनेशन को आप क्या रटोगे या कोई रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आपको ये बिल्कुल एक सिंपल सी बात याद रखनी पड़ेगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ लिविंग टिश्यू, एक लिविंग टिश्यू जो होता है उस लिविंग टिश्यू के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको अपना बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यदि पूछे कि साहब ये बायोमोलिक्यूल्स होते कैसे, अपना हर चीज का पोस्टमार्टम करो यार। जब तक अपन पोस्टमार्टम नहीं करेंगे ना तब अपने को चीजें रटनी पड़ेगी। अब मैंने ये कह दिया कि साहब नाम सब कुछ बता रहा है, नाम में सब कुछ रखा है। अगर मान लो कि आपके दिमाग में कोई कह दे कि साहब कैटरीना कैफ, तो दिमाग के अंदर तुरंत कौन आएगा, जानते हो ना तुम। ऐसा थोड़ी है कि कैटरीना कैफ बोल दिया और दिमाग के अंदर मान लो कि सुशील कुमार आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए नाम सब कुछ बता देता है कि साहब वो चीज कैसी होगी। कई बार ऐसा नहीं होता है कि साहब नाम बताते ही दिमाग में आता है कि यार वो बहुत ही कैसा आदमी होगा या क्या होगा। दिमाग में नाम देते ही अगर आपको पता चल जाए कि साहब ये मामला है, जैसे कहीं पे आता है साहब सेनोरिटा ब्यूटी पार्लर, तो दिमाग में आता है कि ये ब्यूटी पार्लर अच्छा है। अब कोई पूछ ले साहब की घनश्याम ब्यूटी पार्लर, अब ये दिमाग में थोड़ा सा अलग आएगा मामला। इसलिए नाम जो है ना वो नाम आपको सब कुछ बता देता है। तो अपन ने कह दिया दोस्त मेरे के साथ बायोमोलिक्यूल, तो अपन ये कहेंगे साहब जो लिविंग जो होते हैं उस लिविंग टिश्यू के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन्हें अपना बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए कौन कौन से, अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है। अब अपने को पूर्वजों के अंदर अपने एंसेस्टर्स के पास में जाना पड़ेगा कि अपने पूर्वजों ने एक बात बताई थी, अपने आध्यात्मिक शास्त्रों ने एक बात बताई थी। क्या कहते हैं कि जितने भी अपने शास्त्र वगैरह है, जितने भी अपनी मतलब जो है कि ये जो धार्मिक लोग हैं वो ये बताते हैं कि अपना शरीर, मनुष्य का शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। आगे बात समझ में। ये जितने भी अपने रिलीजन्स होते हैं उन रिलीजन्स के अंदर ये बात होती है कि अपना शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है। कई तुम्हें धर्म गुरुओं से ये बात सुनते हुए मिल जाएगी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। साइंस ने बोला रहे कि चीजें तो 5 है लेकिन साइंटिफिक वर्ड और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी अलग है। उन्होंने ये कहा कि साहब अपना शरीर 5 चीजों से तो मिलकर बना है, लेकिन वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की जगह कौन कौन से हो जाएंगे। अपन कहेंगे साहब एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक लिपिड और एक न्यूक्लिक एसिड, और एक हो जाएगा दोस्त मेरे वाटर। इन 5 चीजों से मिलकर बना है। साइंस ने कहा साहब बिल्कुल सत्य बात है, 5 चीजें तो है लेकिन वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की जगह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर मिलेंगे। इससे अपना शरीर मिलकर बना है, इससे अपने टिश्यू मिलकर बना है। अब बात यह चलती है कि साहब इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। अपन कहेंगे साहब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अपनी बॉडी के अंदर या टिश्यूज में मिलेंगे। सो दीज आर बायोमोलिक्यूल्स।
कहां कंफ्यूजन है यार इसमें? बड़ी एक सिंपल सी बात है नहीं? तो बायोमोलिक्यूल ऐसे अपन कहेंगे साहब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने लिविंग टिश्यूज में मिलते हैं। अब पूछो कौन कौन से हो जाएंगे? अपन कहेंगे अपना बॉडी 5 चीजों से मिलकर बनती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सो दीज आर बायोमोलिक्यूल। अब बात ये चलती है कि साहब आप ये बताओ कि ये बायोमोलिक्यूल जो होंगे वो बायोमोलिक्यूल किससे मिलकर बनेंगे? कोई भी चीज जब मिलती है तो उसमें बनती है तो सबसे छोटी चीज उसमें एलिमेंट होता है। एलिमेंट से मिलकर के आप जानते हो या अपन कहेंगे एटम होता है, उससे मिलकर के आपको कोई मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलकर कंपाउंड, इस तरह से बनता है नहीं बनता है? इसका मतलब सबसे छोटा कंपोनेंट इन बायोमोलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल के अंदर क्या मिलेगा? अपन कहेंगे एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे मिलकर के दोस्त मेरे बायोमोलिक्यूल इन एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो बात करें प्लांट्स की, चाहे वो बात करें एनिमल्स की। लिविंग जो भी होंगे उन लिविंग के टिश्यूज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट या इनसे मतलब जो है कि मिलकर के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन्हीं को बायोमोलिक्यूल्स बोल देंगे। ओके डियर, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब कोई भी रात को नींद से उठा के तुम्हें पूछते हैं बताओ बायोमोलिक्यूल क्या होता है, तो आप ये कह देंगे साहब लिविंग्स के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू में मिलते हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल कहते हैं। फिर वो ये पूछे कि साहब बायोमोलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? तुम जानते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। और ये पूछे कि इनके किन से एलिमेंट से मिलकर बनेंगे? अपन के साथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ध्यान रखना इस बात को, मैं कह रहा हूं कि ये बात चल रही है लिविंग्स की, उसमें प्लांट भी आएंगे और उसमें एनिमल्स भी आएंगे। अब बात ये चलती है कि साहब इसका क्लासिफिकेशन बताओ। आप ये बताओ कि ये इसको कैसे क्लासिफाई करोगे? इस तरह से अपन थोड़ा डिवाइड कर देते हैं इसको। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन बायोमोलिक्यूल को दोस्त मेरे डिवाइड कर देता हूं। अब पूछे कि साहब इसको डिवाइड कैसे किया? आप ये कहोगे कि साहब अपने पास में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं रे, ये बायोमोलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं। देखो कोई भी मोलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड की अगर बात करें वो दो टाइप का हो सकता है, या तो छोटा या बड़ा। खुद सोचो इस चीज को। तो अपन कहेंगे साहब एक तो इसमें छोटी चीज होगी, एक बड़ी चीज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि साहब बायोमोलिक्यूल अगर जो अपन दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब पूछे कि साहब वो दो तरह से कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो अपन ये कहेंगे साहब वो दो तरह से जो अपन डिवाइड करेंगे उनके अंदर एक तो छोटे हो जाएंगे जिनको दोस्त मेरे बोल देंगे माइक्रोमोलिक्यूल। अब ये क्यों? क्योंकि ये छोटे होते हैं। और दूसरे वाले बड़े होते हैं, इनको अपन बोल देते हैं दोस्त मेरे मैक्रोमोलिक्यूल। अब बताओ इसमें कहां कंफ्यूजन है यार? आप जानते हो कि कोई भी चीजें जब अपन बेसिकली देखते हैं तो दो ही तरह से डिवाइड कर सकते हैं ना उसको। जैसे कि इंसान, बड़ा आदमी, छोटा आदमी। बड़ा आदमी वो होता है जो हर तरह से हर गलती को माफ करने की कोशिश करता है, और बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास में जिंदा दिल इंसान होता है। और छोटा होता है जो तुच्छ हरकतें करता है, छोटे छोटे। अपन हर चीज को डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो अपन कहेंगे साहब मोलिक्यूल भी दो टाइप के हो सकते हैं, माइक्रो मोलिक्यूल। अभी मैं तो बोल देना साहब ये तुच्छ हरकतें करते हैं, ऐसा नहीं है। ये मोलिक्यूल अपने डिवाइड किया, देखो माइक्रो है इसका मतलब छोटा है, मैक्रो है इसका मतलब बड़ा है। अब तुम्हें पूछे कि साहब इसका मतलब इन छोटे में से बड़े में से मोलिक्यूलर वेट ज्यादा किसका होगा? इसका। कम किसका होगा? इसका। इसका मतलब ये हो गया कि माइक्रो मोलिक्यूल वो होते हैं दोस्त मेरे जिसका वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। ये जरूर ध्यान रखना है, 1000 डाल्टन से जो कम होंगे वेट में उसको बोलते हैं माइक्रो मोलिक्यूल। और जिनका दोस्त मेरे 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है रे वो कहलाते हैं मैक्रो मोलिक्यूल। अब देखो मेरी बात सुनो, आपके पास में चार चीजें हैं। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, एक आते हैं प्रोटीन, एक आती है लिपिड और एक आती है न्यूक्लिक एसिड। अब खुद एक बात सोचो, ये चार बायोमोलिक्यूल है नहीं है? देखो इन्हीं से मैं डिवाइड कर रहा हूं। आपने कह दिया बायोमोलिक्यूल दो टाइप के, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो वो जिनका 1000 डाल्टन से कम होता है मोलिकुलर वेट, मैक्रो वो जिनका 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। अब ये पूछे कि अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें हैं। एक तो है इनके मोनोमर्स, एक है इसके पॉलीमर। मोनोमर से मिलकर के पॉलीमर बनते हैं। तुम जानते हो ना इस चीज को तो कि साहब ये मोनोमर्स जो होते हैं इनसे मिलकर के पॉलीमर्स बने। इसका मतलब ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि माइक्रो मोलिक्यूल में क्या आएंगे? अपन कहेंगे साहब यहां पे तो इसके मोनोमर्स आएंगे, तो इधर क्या आ जाएंगे दोस्त मेरे? पॉलीमर। तो ये पूछे कि साहब बताओ इसका एग्जांपल। तो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है कि नहीं होता है रे? बिल्कुल होता है। प्रोटीन का क्या होता है? एमिनो एसिड। लिपिड में क्या आ जाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और न्यूक्लिक एसिड में क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ये जरूर ध्यान रखना है कि साहब ये तो सारे मोनोमर हैं। अब इसके पॉलीमर बताओ। तो अपन कहेंगे साहब पॉलीमर, मोनोसेकेराइड का पॉलीमर क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। तो ये तो बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। एमिनो एसिड का पॉलीमर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। तो ये भी बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। फैट और ग्लिसरॉल अपन कहेंगे साहब लिपिड। ये हो गया। न्यूक्लियोटाइड से क्या बना? न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब ये बड़े ये छोटे। याद रखना है दोस्त मेरे, यहां एक एक्सेप्शन है, लिपिड्स।
ये लिपिड जो होता है इनका मोलिक्यूलर वेट दोस्त मेरे 800 डाल्टन से कम होता है, सो इट इज माइक्रोमोलिक्यूल। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना इसको, ये माइक्रोमोलिक्यूल है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ध्यान रख लेना इस बात को कि साहब लिपिड एक जो है वो एक माइक्रोमोलिक्यूल है। इसका मतलब ये हो गया इस लिपिड को अपने को दोस्त मेरे यहां से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये इसके अंदर है ही नहीं तो इसका क्या यूटिलाइजेशन है यहां पे, तो अपन कहेंगे साहब इसको यहां से हटा दो। समझ गए मेरी बात को? तो अपन ये करेंगे साहब लिपिड को किधर लिखें? आप लिपिड को अलग से एक पॉइंट बना करके लिखो कि लिपिड वैसे देखा जाए तो अपन ये कहेंगे कि साहब ये एक अपने को लगता है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना, लेकिन इसका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम है, इसलिए ये एक माइक्रो मोलिक्यूल है। बाकी अपने को समझाने का तरीका मैंने बता दिया, ऐसे ध्यान रखना है। मोनोसेक्राइड छोटे हैं, मोनोमर है, इधर आ गए, तो पॉलीसेक्राइड बड़े हैं क्योंकि ये पॉलीमर है, इधर आ गए। अमीनो एसिड छोटे हैं क्योंकि मोनोमर है, प्रोटीन मोनोमर है, पॉलीमर है, तो इधर आ गए। अपन कहें न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है, छोटे हैं, इधर आ गए। न्यूक्लिक एसिड दोस्त मेरे इधर आ गए। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दोस्त मेरे इनसे मिलके तो सीधी लिपिड बन गई, और लिपिड का मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम है, सो इट इज माइक्रोमोलिक्यूल। अब एनसीईआरटी ने क्या किया? एक चीज दी है। एनसीईआरटी ने कहा कि यार आप ये बताओ ये माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल का कैसे पता लगाओगे कि साहब ये माइक्रोमोलिक्यूल है, ये मैक्रोमोलिक्यूल से? तो देखो हुआ क्या है, इसके लिए एक टेस्ट काम में लिया गया। अब पूछे कि साहब ये कौन सा टेस्ट काम में लिया गया? टेस्ट बड़ा सिंपल सा था। आप जानते हो कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो एसिड में डिसोल्व हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते हैं? एसिड में डिसोल्व होते हैं, ध्यान रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हुआ क्या? हुआ ये कि एक लिविंग टिश्यू लिया। क्या लिया भाई? एक लिविंग टिश्यू। अब ध्यान से सुनना इस बात को, देखो बड़ा मजेदार बात है ये। इस लिविंग टिश्यू को क्या किया कि एसिटिक एसिड में डिसोल्व किया। तुम जानते हो एसिटिक एसिड ये होता है CH3COOH, ये होता है नहीं होता है? इस एसिटिक एसिड में क्या किया कि इस 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन जोड़ दिए, 3 क्लोराइड जोड़ दिए, तो ये बन जाएगा CCl3COOH। मतलब एसिटिक एसिड की जगह आपने ये एसिड काम में लिया, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरो है ना, एसिटिक एसिड। तो दोस्त मेरे ध्यान रखना इस बात को कि साहब ये ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में किसी भी लिविंग टिश्यू को आपने डिसोल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूं भाई, आप मिक्सी के अंदर भी तो सॉल्यूशन बनाते हो, बनाते नहीं बनाते हो? 2-4 चीजें डाल करके जूस बना डालते हो ना, तो क्या है एक सॉल्यूशन ही तो बनता है। तो अपन ने कहा साहब एक लिविंग टिश्यू लिया, इस लिविंग टिश्यू को मैंने ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ में इसको डिसोल्व किया। अब मुझे एक बात बताओ कि छोटी चीज आसानी से डिसोल्व होगी कि मोटी चीज आसानी से डिसोल्व होगी? तो छोटी छोटी भाई, छोटी जितनी छोटी करोगे उतनी आसानी से डिसोल्व हो जाएगी, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें डिसोल्व होती नहीं है, नहीं होती ना। तो अपन ने कह दिया साहब मामला ये हो गया कि जैसे कि आपके पास में 2 लीटर पानी है, उसके अंदर अपन नमक का बुरादा डाला, डिसोल्व हो गया, और आपने 2 बड़े बड़े नमक के पत्थर डाल दिए, डिसोल्व होंगे क्या? वो नहीं होंगे ना आसानी से। तो अपन ये कहेंगे कि साहब मामला ये हो गया कि इसको जब इसमें डिसोल्व किया और जब अपन ने इसको देखा तो यहां पे 2 तरह की चीजें आपको मिली। कौन कौन सी? एक तो वो जो इसमें डिसोल्व हो गई, एक वो जो डिसोल्व नहीं हुई। तो जो डिसोल्व इसके अंदर हो गई, फिर अपन ने उसको छाना, समझ आ गया ना भाई? उसे फिल्टर एक फिल्ट्रेट, मतलब जो कि अपने को छलनी लेकर उसको छाना। इसका मतलब जो नीचे फिल्ट्रेट आया, उस फिल्ट्रेट में कौन सी चीज थी? जो डिसोल्व हो गई, और जो नहीं हुई फिल्टर के अंदर आई नहीं, इसका मतलब वो फिल्टर मतलब बड़ी चीज हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो माइक्रो मोलिक्यूल, जो छोटे मोलिक्यूल थे, वो माइक्रो मोलिक्यूल जो होते हैं दोस्त मेरे, वो कहां पे मिलेंगे आपको? फिल्ट्रेट में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिसोल्व हो गए थे। लेकिन जो मैक्रो मोलिक्यूल थे, वो मैक्रो मोलिक्यूल दोस्त मेरे फिल्टर हुए नहीं, जिनको बोलते हैं रेटेनेट। ध्यान, कॉमन सेंस वाली बात है ना कि साहब आपने इस लिविंग टिश्यू को जब इसमें डिसोल्व किया तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसोल्व हो जाते हैं एसिड में, तो इसका मतलब छोटी छोटी जो चीज थी वो आसानी से डिसोल्व हो गई और नीचे फिल्टर में चली गई। बड़े बड़े जो चीज थे वो डिसोल्व हुए नहीं, इसका मतलब ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल में तो रेटेनेट में आ गए और छोटे छोटे इधर आ गए। तो इसको बोल दिया माइक्रोमोलिक्यूल, इनको बोल दिया मैक्रोमोलिक्यूल। तो पूछे माइक्रोमोलिक्यूल में क्या मिला? आप कहोगे साहब यहां पे मोनोसेकेराइड्स मिले, यहां पे एमिनो एसिड्स मिले, यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स मिले, अल्टीमेटली ये क्या थे? माइक्रोमोलिक्यूल। तो माइक्रोमोलिक्यूल तो इधर मिल गए नहीं मिलेंगे। फिर पूछेगी यहां क्या मिले? अपन कहेंगे साहब यहां पॉलीसेकेराइड्स मिले, यहां क्या मिले? यहां पे प्रोटीन्स मिली, यहां क्या मिले? यहां लिपिड्स मिली, और यहां क्या मिली? यहां न्यूक्लिक एसिड्स मिले। ये मैक्रो थे, फिल्टर हुए नहीं, तो अपन तभी तो इसमें ये अपन बात करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, वो बात ये आ रही होगी कि साहब लिपिड को यहां लिखने का क्या मतलब? लिपिड को दोस्त मेरे यहां लिखने का मतलब यह है, आपने जो ही इस टिश्यू को डिसोल्व किया तो इनकी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होती है,
वो सेल मेम्ब्रेन वाली लिपिड क्या होती है कि जैसे कि मैं कह रहा हूं साहब सेल मेम्ब्रेन है इस सेल की, इसमें लिपिड है, आपने जो ही इसको पीस करके डिसोल्व करने की कोशिश करी तो इस मेम्ब्रेन से, लिपिड की मेम्ब्रेन ने क्या हुआ कि बड़ी बड़ी इस तरह की वेजाइकल्स बना ली ऐसे। अब ये वेजाइकल क्योंकि लिपिड की नेचर ऐसी होती है, तो ये वेजाइकल जब इतनी बड़ी बड़ी बन गई, ये फिल्टर हुई नहीं, तो जब ये फिल्टर नहीं हुई इसका मतलब ये कैसी चीज, इनसोल्यूबल। अपन कहेंगे साहब ये तो इनसोल्यूबल है, और ये चीजें कैसी थी, सोल्यूबल। ये जो चीज सोल्यूबल थी वो तभी तो डिजोल्व हो गई और नीचे आ गई, और जो इनसोल्यूबल थी वो डिजोल्व हुई नहीं। तो अपन कहेंगे सर इसमें सेल मेम्ब्रेन की जब बड़ी बड़ी वेजाइकल्स बन गई लिपिड की वजह से, इसकी वजह से क्या हो गया कि ये फिल्टर हुई नहीं, इसका मतलब ये इनसोल्यूबल थी। तो अपन कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है कि लिपिड होती तो इनसोल्यूबल है, लेकिन है एक माइक्रोमोलिक्यूल। अब पूछे कि साहब माइक्रोमोलिक्यूल है तो फिर सोल्यूबल क्यों नहीं हुई, उसका रीजन ये था क्योंकि यहां पे इन्होंने वेजाइकल्स बना ली, इसलिए वो आसानी से डिसोल्व होकर के अंदर गई नहीं। इसलिए ये दोस्त मेरे एक स्टार बना के पॉइंट याद रख लेना लिपिड के बारे में कि लिपिड जो होती है वो एसिड के अंदर इनसोल्यूबल जरूर थी, लेकिन एक माइक्रोमोलिक्यूल है, इस बात का जरूर ध्यान रखना, कोई डाउट नहीं। तो आगे बात समझ में, बायोमोलिक्यूल का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ये अपने को बेसिक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। अब दोस्त मेरे बात ये चलती है कि एक जो सेल होती है, उस सेल के अंदर अगर पूछे कि साहब सेल का एक ऑर्गेनिक कंपोजिशन आप बताओ, तो अपन ये कहेंगे कि साहब मैं देख लेता हूं कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ सेल, इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलती है। समझ में आ गई ना बात, ध्यान रखना इस बात को। अपन कहेंगे साहब अगर ऑर्गेनिक कंपोजिशन के अलावा मैं अपन बात करूंगा ऑर्गेनिक कंपोजिशन की जगह अपन सेलुलर कंपोजिशन की बात कर लेते हैं सीधी। सेल कंपोजिशन ऑर्गेनिक क्या है इसमें, तो पूरा ही देख लेते हैं कि साहब इसमें क्या क्या चीजें मिलती है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये क्या है, पेंसिल। क्या है चीज में, पेंसिल। अब इस पेंसिल के अंदर अपन क्या करते हैं, और ये अपन कहेंगे साहब ये पेंसिल तो है, लेकिन इस पेंसिल से पहले दो चीज लगा देते हैं, डब्ल्यू लास्ट में लगा देते हैं आई। अब कैसे इसको याद करने का तरीका बताने के लिए मैंने बताया। डब्ल्यू का मतलब होता है दोस्त मेरे वाटर, पी का मतलब होता है दोस्त मेरे प्रोटीन, एन का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, सी का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, एल का मतलब होता है लिपिड, और इसका मतलब होता है आयंस। ये एक सीक्वेंस इसलिए मैंने बताया है क्योंकि इसका परसेंटेज कितना होता है सेल में, अपने को परसेंटेज की बात करनी है। याद रखना है, यहां से शुरू करो, ये 1%, ये 2%, ये 3%, ये 5 to 7%, ये 10 to 15%, और ये 70 to 90%। ये देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मैंने याद रखने का एक तरीका बताया। 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 70%। इसका मतलब ये सीक्वेंस, ये तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल एक कंपोजिशन की एक पिक्चर दी हुई है कि साहब सेलुलर कंपोजिशन क्या है आप ये बताओ। तो ये देखो तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर ये रहा मामला बिल्कुल तुम्हारे सामने स्क्रीन पर कि वाटर कितने परसेंट, 70 to 90%, प्रोटीन कितने परसेंट, 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट, 3%, लिपिड कितनी 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, और ये 1%। तो ये तो बात अपन ने इधर करी है भाई, अपन ने ये तो किया ना सारा मामला, बिल्कुल अपन कहेंगे साहब बिल्कुल अपन ने ये बात करी है, और ये बात तुम्हारे सामने रही है। आई बात समझ नहीं है, ये सारा मामला ये रहा। अब यहां से दोस्त मेरे दो तरह के क्वेश्चन तुम्हें पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि सेल में मैक्सिमम परसेंटेज किस चीज का होता है, दोस्त मेरे आंसर देना है वाटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाटर जो होता है वो सबसे ज्यादा मिलता है सेल में, याद रखना क्यों, क्योंकि ये 70 to 90% होता है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ये पूछे कि सेल में मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है, तो दोस्त मेरे याद देना है प्रोटीन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मैक्सिमम होता है, याद रखना इस बात को। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कई बार पूछता है मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड, अपने दिमाग में वाटर आंसर होता है, वाटर कर जाते हैं। वो पूछता है मैक्सिमम और अपने दिमाग में होता है ऑर्गेनिक, तो अपन प्रोटीन कर जाते हैं। उल्टे सीधे मत करना, मैक्सिमम कंपाउंड पूछे तो आंसर वाटर, और मैक्सिमम ऑर्गेनिक पूछे तो आंसर देना है दोस्त मेरे प्रोटीन। ओके डियर, तो अपन ने कह दिया साहब ये माला मामला तो अपने समझ में आ गया। ये तो सारे के सारे क्या थे, एक सेल का कंपोजिशन था। अब अपन जानते हैं कि साहब सेल के अंदर जो जितना भी बायोमोलिक्यूल है उनके बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा बहुत सारे और एलिमेंट्स भी होते हैं। अपन ने कहा कि साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो अपन ने पता लगा लिया कि साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो तो ये होते हैं, अपन ने ये तो चीज पता लगा ली दोस्त मेरे। लेकिन अगर पूछे कि साहब आप ये बताओ, अगर किसी सेल में इनऑर्गेनिक पूछ ले कि साहब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, आप इसके बारे में बताओ, तो कैसे बताओगे? ऑर्गेनिक का तो पता चल गया ना तुम्हें कि ऑर्गेनिक में क्या करना है, अपने को सीधा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डिजोल्व होकर के अपने पता कर लिया। लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं दोस्त मेरे, ये बताओ। तो देखो इसके लिए अपन एक एश टेस्ट यूज करते हैं। अब ये पूछे साहब ये
टेस्ट क्या होता है? एश टेस्ट, एश का मतलब होता है वैसे राख होती है, राख होती है ना, वो टेस्ट। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि इसमें क्या करना है। आपने क्या किया कि मान लो जिस भी टिश्यू के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं ये पता करना है, उस टिश्यू का आपने थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया। जैसे आपने एक लीवर का टुकड़ा ले लिया अगर एनिमल्स की बात करें, और लीफ का एक टुकड़ा ले लिया अगर प्लांट्स की बात करें, ये टुकड़ा आपने ले लिया। अब दोस्त मेरे इसको आपने क्या किया? इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन अगर आपने किया, इसका मतलब पानी हटा दिया आपने, इसका मतलब ये हो गया कि इसने आपने सूखा दिया, पानी निकल गया, इसका मतलब अब ये चीज ड्राई हो गई। ठीक, अब इसमें ड्राई होने के बाद में दोस्त मेरे इसको कंप्लीट आपने बर्न कर दिया, इसका मतलब कंप्लीट आपने इसको जला दिया। जो ही जलाओगे तो जानते हो तुम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 के फॉर्म में उड़ जाएगा। उड़ गया, नहीं उड़ गया? तो अपन ने कह दिया साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उड़ गया, पानी पहले ही उड़ गया, इसका मतलब बचा हुई जो चीज हो जाएगी वो सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल भाई। अब ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड तो हट गया, इसका मतलब बचे उसमें इनऑर्गेनिक, तो ये होता है उस, तो इसका मतलब जलने के बाद में जो आपको ऐश, ये राख जो मिलती है, इस राख में क्या मिलेगा? अपन ऑर्गेनिक वाला मामला तो उड़ गया, तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इसमें मिलते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इस तरह से अपन इनऑर्गेनिक मेटल का पता लगा सकते। बड़ी सिंपल सी बात है। आपको पूछेगा एक लिविंग टिश्यू है, बायोमोलिक्यूल तो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, कैसे पता चला? मैक्रो है माइक्रो है, आपने कहा इसको अपने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिजोल्व किया, तो जो चीज आसानी से डिजोल्व हो गई वो छोटी थी, वो फिल्टर होकर के बाहर आ गई, मतलब फिल्ट्रेट में थी। जो चीज फिल्टर नहीं हुई, इसका मतलब वो बड़ी थी, वो फिल्टर होने से रह गई, वो डिजोल्व नहीं हुई। इसमें लिपिड भी आती है, लेकिन लिपिड का वेट 800 डाल्टन के लगभग होता है और इससे कम होता है। इसका मतलब वो एक क्या है? माइक्रो मोलिक्यूल है, लेकिन वो इनसोल्यूबल है। क्यों? इसका एक रीजन बता चुका हूं। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट का पता कर लिया, इनऑर्गेनिक का पता कैसे चलेगा? तो आपको बड़ी सिंपल सी बात है, आपने जो ही एक कोई कंपोनेंट लिविंग टिश्यू लिया, चाहे वो लीफ का हो या मतलब जो कि प्लांट में और एनिमल्स के अंदर लिवर का हो, उसको आपने सुखा दिया पहले तो, फिर उसको जला दिया कंप्लीट। जब जल गया तो सारी CO2 कार्बन तो उड़ गई, इसका मतलब जो राख बच गई, उस राख में आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट थे। इसके लिए मैं ये भी बताता हूं, एक एनसीईआरटी का डायग्राम मेरे पास में और है। आपको यदि ये पूछ ले कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जनरली अपने मतलब जो है कि एक टिश्यू के अंदर मिलेंगे, तो दोस्त मेरे ये जरूर ध्यान रख लेना है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और बाकी ये सारे के सारे कंपाउंड। तो लिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग टिश्यू। एक लिविंग टिश्यू के अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हैं वो तुम्हारे साथ में सामने दोस्तों स्क्रीन पे पड़े हैं। तो अपन ये कहेंगे साहब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर चुके हैं। कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, वो एलिमेंट बताया ना, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे मिलकर के पूरी बॉडी के सारे कंपोनेंट अलग बन जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और होते हैं। अब पूछे कि साहब इनके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो अपन कहेंगे साहब अच्छा जनरली अपन इनकी बात कर लेते हैं। देखो ये रहा, समझ गए ना? ये देखो ये रहे एलिमेंट कौन कौन से हैं। अपन जनरली पूछे कि नॉन लिविंग लिविंग के अंदर मटेरियल में, तो अपन कहेंगे साहब ये इस तरह से सिस्टम चला। अर्थ है, मतलब ये हो गया, अर्थ क्रस्ट की बात करती है तो ये नॉन लिविंग का मामला हो गया। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो लिविंग का मामला हो गया। हाइड्रोजन कितनी होती है परसेंटेज, ये रहा। कार्बन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, नाइट्रोजन कितनी होती है। तो आप ये देखो कि साहब CHON, इस तरह से ये सिस्टम इसमें कंटिन्यू चलेगा। इसके अलावा इसमें सल्फर मिलेगी, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सारे के सारे मामले दोस्त मेरे इस तरह से चलते हैं। तो याद ये रखना है कि अगर ह्यूमन बॉडी में पूछे कि साहब नेग्लिजिबल चीज कौन सी होती है, तो सिलिकॉन, और यदि पूछे अर्थ के अंदर नेग्लिजिबल या वेरी लिटिल कौन सा था, नाइट्रोजन। तो ये बेसिक बातें अपने को ध्यान रखनी है कि इस तरह से ये चीज होती है। लेकिन अगर तुम्हें पूछे कि ऑक्सीजन कंपोनेंट लिविंग में ज्यादा होता है नॉन लिविंग में, आंसर देना साहब लिविंग में ज्यादा होता है। और यदि पूछ ले कि साहब आप ये बताओगे हाइड्रोजन किस में होता है, अपन कहेंगे साहब ये भी लिविंग में होता है, तो मोस्टली आप ये देखोगे तो ये कंपोनेंट जो होते हैं वो दोस्त मेरे जनरली इस लिविंग में ज्यादा होते हैं, इसके नीचे वाले नॉन लिविंग में ज्यादा होते हैं। तो ये एक बेसिक कंपोनेंट है जो अपने को दोस्त मेरे अलग से याद रखना पड़ेगा। ओके डियर, अब अपन एक बड़ी मजेदार चीज बात कर लेते हैं, और वो बात ये है दोस्त मेरे की व्हाट इज मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट क्या होता है? अगर तुम्हें ये पूछे कि साहब मेटाबोलाइट्स किसे बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स होते क्या है? मेटाबोलाइट्स कहां से आया ये वर्ड? मेटाबॉलिज्म से। लिविंग्स के अंदर चाहे वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है। तो मेटाबॉलिज्म जब चलेगा तो इसका मतलब उसमें मेटाबोलाइट्स बनेंगे। तो कॉमन सेंस वाली बात है, अपन ये कहेंगे साहब लिविंग्स जो होते हैं, चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो लिविंग्स क्या करते हैं कि कुछ मेटाबोलाइट्स जनरेट करेंगे। समझ, सीधी सी बात है भाई। अपन क्या कहेंगे कि साहब बात ये है कि अगर कोई चीज या तो टूटेगी, मेटाबॉलिज्म वर्ड कैसे बना है पहले तो ये देखो आप।
मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना है दोस्त मेरे, एक तो केटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, इट इज कंबाइंडली मेटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म का मतलब वो क्या होता है, तो अपन कहेंगे साहब ब्रेक डाउन, टूटना, तो अपन ये कहेंगे साहब इसमें चीजें बॉडी में टूटती है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना। तो बॉडी में जो रिएक्शन चलती है, कुछ चीजें टूटती है कुछ चीजें नहीं बनती है, तो केटाबॉलिज्म भी होता है एनाबॉलिज्म भी होता है, दोनों को मिला करके मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस मेटाबॉलिज्म के अंदर जो जो कंपाउंड बॉडी बनाती है, दीज आर मेटाबोलाइट्स। अब ये मेटाबोलाइट दोस्त मेरे दो टाइप के हो सकते हैं। अब पूछे कि साहब ये कौन कौन से दो टाइप हैं, एक वो जो अपन बोलेंगे प्राइमरी, और एक वो जिनको अपन बोलेंगे सेकेंडरी। तो ये जरूर ध्यान रखना है, मेटाबोलाइट खुद दो टाइप के, प्राइमरी सेकेंडरी। अब पूछे प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी हमेशा वो चीज होती है जिसकी तो बेसिक जरूरत होती ही होती है, तभी तो वो प्राइमरी है। प्राइमरी स्कूल अगर मान लो कि पढ़ी नहीं, तो फिर सेकेंडरी में क्या करोगे, जाके कुछ कर लोगे क्या, नहीं। प्राइमरी का मतलब ही ये होता है कि जो बेसिक जरूरत है। तो अपन ये कहेंगे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर यूज होंगे, ये यूजेबल हैं, और ये नॉन यूजेबल है, इनका बॉडी में जनरली कोई यूज नहीं होता है। मतलब अपन ये कहेंगे साहब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे मतलब जो है कि एनिमल्स हैं, वैसे तो सारे लिविंग जो होते हैं वो कुछ ऐसे मेटाबोलाइट बनाते हैं जो बॉडी में यूज होते हैं, उनको तो प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलेंगे। अब पूछे यूज कहां होंगे, तो यार दोस्त मेरे ये यूज देखो कहीं भी हो सकते हैं, जैसे ये रेस्पायरेशन में यूज हो सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में यूज हो सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन में यूज हो सकते हैं। मतलब अपन ये कहेंगे कि साहब ये इस तरह से चीजें जो होती है वो बॉडी में काम आती है, जो बनती है उसको तो बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। और जिनका यूटिलाइजेशन नहीं है फिर भी बॉडी बनाती है कईयों के अंदर, तो अपन साहब वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। जैसे कई प्लांट्स के अंदर, कई माइक्रोब्स के अंदर अपन देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी बनती है जो उनके यूजेबल यूज में काम आने वाली है ही नहीं। जैसे अपन कैसे कई पिगमेंट बनते हैं उनमें जिनका कोई ज्यादा यूज ही नहीं, और अपने के जैसे जो उनके अंदर मान लो कोई रबर बनता है, रबर प्लांट में क्या यूज है बताओ, मतलब रबर प्लांट से निकलता है क्या यूज होता है बताओ, गम गोंद जो उनसे निकलता है क्या काम आता है बताओ आप। तो अपने ये कहीं से कुछ पिगमेंट हो गए, कुछ ड्रग्स हो गए, गम, रबर, ये वो परफ्यूम्स, ये सारी वो चीजें हैं मेटाबोलाइट्स जो जनरली उनके यूज आती नहीं है बॉडी फंक्शन में, तो इसलिए उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और जो यूज आते हैं, चाहे वो अपन बात करते हैं कि साहब कई एमिनो एसिड बनते हैं बॉडी में, कई सुगर्स बनती है, और कई मान लो क्लोरोफिल बनता है, ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये बॉडी के अंदर यूज आएंगे। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट के अंदर पूछे कौन कौन से, जैसे एमिनो एसिड हो गए दोस्त मेरे, सुगर्स हो गई, जैसे अपन ने कह दिया साहब क्लोरोफिल हो गया, ये वो चीजें होती है जो बॉडी बनाती जरूर है लेकिन इनका यूटिलाइजेशन भी होता है। लेकिन जिनका यूटिलाइजेशन बॉडी में जनरली होता नहीं, जैसे रबर, जैसे गम, जैसे परफ्यूम, जैसे पिगमेंट, जैसे कुछ ड्रग्स, इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ये तुम्हारे सामने देखो, प्राइमरी का मैंने एग्जांपल बता दिया होता है, एक सेकेंडरी का एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं। ये भी दोस्त मेरे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि साहब ये बनाते तो हैं, जैसे कुछ एल्केलॉइड्स हैं, कुछ पिगमेंट्स हैं, टर्पेनॉइड्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, लेक्टिन्स हैं, ड्रग्स हैं, पॉलीमर्स, कई सब्सटेंस हैं। तो ये ध्यान रखना है कि साहब ये जनरली वो बनाते तो हैं लेकिन उनमें यूटिलाइजेशन नहीं होता है, चाहे वो रेस्पायरेशन की बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात करें, और कोई मतलब बाकी चीजें फॉर्मेशन की बात करें, या अपन कहेंगे साहब ये मतलब जो है कि रिप्रोडक्शन की बात करें, उनमें यूटिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इनको बोलते हैं सेकेंडरी टाइप के मेटाबोलाइट। लेकिन अगर मैं कहता हूं एमिनो एसिड हो गई, शुगर हो गए, क्लोरोफिल हो गया, ये सारी बॉडी बनाती है और बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन होता है इन चीजों का, इसलिए दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये आज की बात थी, लेक्चर 1 में अपन ने यहां तक पढ़ लिया कि साहब कौन कौन सी चीजें होती है जो तुम्हारे सामने सारी स्क्रीन पे थी, और मैं ये होप करता हूं कि ये तुम्हारी सारी चीजें समझ में आ गई हो गई। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके डियर, थैंक यू।